हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूनिक स्टडी विथ पीके। आपको पता है कि आपको क्लास 10th का और कक्षा 12 का एग्ज़ाम आपका 15 फरवरी से स्टार्ट होने वाला है। इन सभी को ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए बहुत ही साइंस के महत्वपूर्ण सीरीज चलाने वाले हैं, जो आपके 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले हैं। इस बार इसका आंसर आपको OMR शीट पे देना है, यानी कि आपको गलती नहीं करना है और आपको ये अपना 20 नंबर जो है सेफ स्कोर लाना है। तो आपको अच्छे स्कोर लाने के लिए ये 20 नंबर करना बहुत ज़रूरी है। इसको ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साइंस की सीरीज ला रहे हैं। तो पूरा वीडियो देखने से पहले एक बार लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो आइए देखते हैं कि साइंस के कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन हमने रखे हुए हैं और आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। ये सभी कंपटीशन के भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं और आपके बोर्ड के एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो बताइए पहला क्वेश्चन क्या है। दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। ठीक है, एक बार लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना न भूलिए। तो इसका आंसर बताइए, दाढ़ी बनाने के लिए किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ऑप्शन 4 ऐसे रहते हैं कि आपको पता ही नहीं चलता है कि कौन सा आंसर देना है, जल्दबाजी में आप टिक लगा देते हैं। तो इसमें ध्यान से आप आंसर दे सकते हैं। ठीक है, बताइए निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। यहाँ किलोमीटर पर आवर है, ये नहीं होगा। ठीक है, मीटर पर सेकंड होगा। 3 × 10⁸ यदि किलोमीटर पूछे तो आपको पता है कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो आप वहां से गुणा कर देंगे 10 की घात 3 और क्या हो जाएगा, कम हो जाता है। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है? जी हाँ, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये किसी भी एग्जाम में आ सकता है क्वेश्चन और आपको भी याद करना है। यूपी बोर्ड वाले विशेष ध्यान दें कि समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, अनंत होती है। कितनी होती है? अनंत होती है। आइए अगला क्वेश्चन क्या है, समतल दर्पण के सामने एक वस्तु समतल दर्पण के सामने एक वस्तु दर्पण से 10 सेंटीमीटर कितनी दूरी पर रखी गई? 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। तो प्रतिबिंब बताइए कुल कितनी दूरी पर बनेगा? जी हाँ, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको ये ध्यान देना है कि किस दर्पण की बात की जा रही है। तो ये कौन सा दर्पण है? समतल दर्पण। तो समतल दर्पण के सामने जितने दूरी पर वस्तु रखी जाती है उतने ही दूरी पर इसका प्रतिबिंब बनता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन क्या है, परावर्तन का द्वितीय नियम क्या है? जी हाँ, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। परावर्तन के कुल 2 नियम बताए गए हैं, आपको पता ही है। तो इसमें दूसरा नियम क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, कोण आई इक्वल टू क्या होता है, कोण आर। ठीक है, ये परावर्तन का दूसरा नियम है, यानी कि आपतन कोण का जो मान होता है वो परावर्तन कोण के बराबर होता है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन क्या है, यदि किसी मनुष्य की ऊंचाई h मीटर हो तो उसको अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की कुल कितनी ऊंचाई होनी चाहिए? जी हाँ, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बताइए मनुष्य की ऊंचाई यदि h है तो दर्पण की कितनी होनी चाहिए? आप बताइए, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। कितनी होनी चाहिए? जितनी उसकी ऊंचाई होती है दर्पण उसका क्या होना चाहिए, h/2, यानी कि उसका आधा होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, h की आधी। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है? जी हाँ, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो बताइए, आपको इसका फार्मूला पता होना चाहिए। एफ बराबर क्या होता है, r/2। यही पूछा जा रहा है कि फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है। तो ये कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, एफ बराबर r/2। आइए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, उत्तर दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है? जी हाँ, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो बताइए, उत्तल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब कैसी होती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, आभासी और सीधा बनता है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन है, कौन सा पदार्थ लेंस के लिए नहीं प्रयुक्त होता है? यानी कि लेंस बनाने के लिए कौन सा पदार्थ नहीं प्रयोग किया जाता है? तो आइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, जल, कांच, प्लास्टिक, मिट्टी। तो आपको पता है जल का भी लेंस बनाया जाता है, कांच का तो बनता ही है, प्लास्टिक का भी बना सकते हैं। ठीक है, तो मिट्टी का क्या होता है, लेंस नहीं बनाया जा सकता। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आइए अगला क्वेश्चन है, विद्युत आवेश का मात्रा क्या होता है? यहाँ पे गलत हो गया है, आपको क्या बताना है, विद्युत आवेश का मात्रक, यानी कि यूनिट बतानी है। तो बताइए विद्युत आवेश का मात्रक क्या हो जाएगा,
आपको पता है आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर, ठीक है। और विभवांतर का मात्रक क्या होता है, वोल्ट, ठीक है। और ओम किसका मात्रक है, विद्युत प्रतिरोध का, ठीक है। ये चारों अलग अलग इकाइयां हैं और ये चारों में संबंध होता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, ये चारों आपको याद रखना है। कोई एक आपको जरूर एक क्वेश्चन बोर्ड में मिल जाएगा, ठीक है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। एम्पियर सेकंड किसका मात्रक होता है, जी हाँ, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बताइए एम्पियर सेकंड किसका मात्रक होता है। जैसा कि आपको पता है क्यू बराबर क्या होता है, क्यू बराबर होता है क्या, आई इंटू टी। तो आई का मतलब क्या है, एम्पियर, टी मतलब सेकंड, एम्पियर सेकंड, तो ये किसका मात्रक हो जाएगा, आवेश का। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आपको ये याद रखना, इस तरफ के क्वेश्चन पे ये जो फार्मूला है इस पे आपको क्या मिल सकता है, न्यूमेरिकल भी। तो आपको ये याद रखना है, मात्रक भी और न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन भी, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन है, विभवांतर को मापने के लिए, ठीक है, विभवांतर को मापने के लिए कौन से मापक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। बताइए कौन से मापक यंत्र का विभवांतर को मापने के लिए प्रयोग करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। वोल्टामीटर के लिए प्रयोग किया जाता है विभवांतर के लिए, ठीक है। ए मीटर क्या, विद्युत धारा मापता है, ए मीटर क्या मापता है, विद्युत धारा। और आपको प्रतिरोध मापने का कौन सा है, ये हो जाएगा ओम मीटर, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन है, किसी चालक तार में विद्युत धारा का प्रवाह किसके द्वारा किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है। तो बताइए किसी चालक तार में विद्युत धारा का प्रवाह किसके द्वारा किया जाता है। जी हाँ, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा क्या होता है, विद्युत धारा का प्रवाह किया जाता है, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन है, ओम का नियम कौन सा है। ओम का नियम बताइए आप कौन सा है। आपको पता है कि ओम का नियम में क्या कहा जाता है, वी अनुक्रमानुपाते आई। तो वी बराबर क्या हो जाएगा, क्या हो जाता है, आर आई। ये आर क्या हो जाता है आपका, कांस्टेंट हो जाता है, इसी को क्या बोलते हैं, विद्युत प्रतिरोध। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर बराबर, चलिए बताइए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, वी बराबर आई, वी अपान आर इक्वल आई। ऐसा ऑप्शन में कहीं दिख रहा है आपको, हाँ कहाँ पे दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। यानी कि वी आई बराबर वी बाई आर, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आपको इस तरह से पता लगाना है फार्मूले का। आइए अगला क्वेश्चन है, किसी धातु के तार की विद्युत प्रतिरोधकता निम्न किस पर निर्भर करती है। जी हाँ बताइए, आर किस पे डिपेंड करता है, लंबाई पर, क्षेत्रफल पर, पदार्थ की प्रकृति पर, सभी पर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। पदार्थ की प्रकृति पर विद्युत प्रतिरोधकता क्या करती है, निर्भर करती है। आइए अगला क्वेश्चन है, अब यहाँ से केमिस्ट्री के 15 क्वेश्चन आपके चलने वाले हैं। आपके फिजिक्स के 15 क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट थे हमने बता दिए हैं। अब यहाँ से केमिस्ट्री के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो बताइए क्या कह रहा है, Fe2O3 प्लस 2Al बराबर Al2O3 यानी कि एल्युमिनियम ऑक्साइड और आयरन बनता है। तो ये बताइए किस प्रकार की अपक्रिया है। तो ये किस प्रकार की अपक्रिया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। विस्थापन अपक्रिया है। विस्थापन अपक्रिया में क्या होता है, जो अधिक क्रियाशील तत्व होते हैं वो अपने कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देते हैं। इसलिए यहाँ पर एल्युमिनियम ने आयरन को क्या किया है, विस्थापित कर दिया। इस तरह से क्या हो जाएगी, विस्थापन अपक्रिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, संतुलित समीकरण निम्न में किस नियम का पालन करते हैं। ठीक है, आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में देख सकते हैं। एक बार वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलिए, ताकि हम आपके लिए फिर कल ऐसे एक वीडियो लाएंगे तो आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल जाए। ठीक है, ये लगातार सीरीज चलने वाली जब तक आपका बोर्ड का एग्जाम न हो जाए। ठीक है, संतुलित समीकरण निम्न में किस प्रकार का पालन करते हैं, किस प्रकार के नियम का, तो आप बताइए कौन सा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। द्रव्यमान संरक्षण का क्या करते हैं, ये पालन करते हैं। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन है, क्षारीय जल का पीएच मान कितना होता है। जी हाँ, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पीएच मान से आपको एक क्वेश्चन जरूर बोर्ड में मिलने वाला है। तो इसमें हम 2-3 बातें आपको बताएंगे, ये आपको याद रखना है, इसी में से एक क्वेश्चन आपका आ जाएगा। तो बताइए क्षारीय जल का पीएच मान कितना होता है। तो क्षारीय जल क्या होते हैं, आपको पता ही होगा, जिसमें OH आयन पाए जाते हैं वो क्षारीय जल हो जाएंगे, यानी कि क्षारीय यौगिक हो जाते हैं। ठीक है, तो आइए बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी इज द करेक्ट आंसर। जब पीएच मान 7 से अधिक हो जाए तो वो क्या हो जाता है, क्षारीय हो जाता है। जब 7 से कम होता है पीएच का मान तो वो क्या हो जाता है, अम्लीय हो जाता है। और जब 7 के बराबर हो जाता है तो वो क्या हो जाता है, उदासीन हो जाता है। यही 3 फैक्टर होते हैं पीएच के। ठीक है, ये आपको याद रखना है। आइए अगला क्वेश्चन क्या है, धामन सोडे का रासायनिक नाम क्या होता है। जी हाँ, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो आप इसका आंसर बताइए, धामन सोडे का क्या नाम होता है, रासायनिक नाम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। धामन सोडे का नाम क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, धामन सोडे का सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, एक खाने वाला सोडा होता है, आपको पता है खाने वाला सोडा का क्या नाम होता है, सोडियम बाई कार्बोनेट। ठीक, ये क्या होता है, सोडियम बाई कार्बोनेट NaHCO3।
और ये सोडियम क्लोराइड क्या है, कोई बताएगा? ये सोडियम क्लोराइड वो है जो नमक है, क्या है? नमक, साधारण नमक जो हम आप खाते हैं खाने में डालकर, ठीक है। ये तीनों का नाम हो गया, आपको तीनों याद रखना है, ये बहुत कन्फ्यूजन वाले क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो ये आपको सीरियल वाइज याद रखना है, इसमें तीनों में कोई भी एक क्वेश्चन आपका आ सकता है। आइए अगला क्वेश्चन है, बुझा हुआ चूना। जी हाँ, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बुझा हुआ चूना कौन सा है? सोडियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जी हाँ, इसका आंसर दीजिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये किस तरह से लिखते हैं, इसको ये ध्यान में रखिए, ओ एच का होल ट्वाइस होता है, ये आपका बुझा हुआ चूना होता है, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। सोडियम क्लोराइड आपको बता ही दिए, ये नमक है खाने वाला, ठीक है। आइए आगे अगला क्वेश्चन है, किसका उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है? तो बताइए, किसका उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। इथेनॉल का उपयोग हम कहाँ पे करते हैं? ईंधन के रूप में करते हैं। ये बस आपको ऐसे ही याद कर लेना है, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन है, सबसे सरलतम हाइड्रोकार्बन कौन सा है? जी हाँ, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे सरलतम हाइड्रोकार्बन कौन सा है? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। मेथेन जो है क्या है? सबसे सरलतम हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन है, आपको कभी कभी पूछता है कि एलपीजी का मुख्य घटक क्या है? एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस इसका फुल फॉर्म है, ये आपको याद रखना है। इसका मुख्य घटक क्या होता है आपको पता है? ब्यूटेन। इसका मुख्य घटक क्या होता है? ब्यूटेन होता है, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन है, ऑयल ऑफ विट्रायल किस अम्ल को कहा जाता है? जी हाँ, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑयल ऑफ विट्रायल किस अम्ल को कहा जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, सल्फ्यूरिक एसिड। इसका सूत्र क्या होता है? H2SO4। आपको ऐसे भी रासायनिक सूत्र लिखने आना चाहिए, ठीक है, H2SO4, ठीक है। ये क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड। इसे क्या कहते हैं? इसे क्या कहा जाता है? ऑयल ऑफ विट्रायल। ये कैसा अम्ल है? प्रबल अम्ल है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है ये भी क्या है? प्रबल अम्ल है। और ये क्या है? एस्टिक एसिड। ये क्या है? दुर्बल अम्ल है। इसी को सिरका नाम दिया जाता है, जो हम सिरका खाते हैं यही है, एस्टिक एसिड, CH3COOH इसका क्या है? फार्मूला होता है, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन है, CnH2n+2। जी हाँ, ये बताइए किसका सूत्र है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये किसका सूत्र हो जाएगा? ये हो जाएगा एल्केन का। क्या? एल्केन। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। यदि CnH2n हो तब किसका हो जाता है? एल्केन, एल्किन। फिर क्या हो जाता है उसका? एल्किन। यदि 2n-2 आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? एल्काइन। तो एल्केन, एल्किन, एल्काइन का ये फार्मूला होता है जो आपको याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नाइट्रोजन अणु में कुल कितने सहसंयोजक बंध होते हैं? जी हाँ, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंध होते हैं? तो आपको क्या पता है? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। कितने होते हैं? 3 होते हैं। ऐसे ऐसे करके बनता है, ठीक है। तो 3 सहसंयोजक बंध होते हैं, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन है, चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? जी हाँ, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। इसमें हम सबको आपके बारे में बताएंगे, चारों बारे में आपको बताएंगे, चारों क्या क्या है, ठीक है। तो चीनी का सूत्र बताइए। इसका आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। C12H22O11 क्या होता है? इसका सूत्र होता है। CH3COOH क्या है? कोई बताएगा? ये मेथेनोइक एसिड इसको बोलते हैं, CH3COOH। एक तरह से क्या है? एल्कोहल है, ठीक है। ये भी एल्कोहल है। क्या है? C2H5OH ये क्या है? एल्कोहल है। और C6H12O6 क्या है? ये ग्लूकोज है। क्या है? ग्लूकोज है, ठीक है। आपको पता है ग्लूकोज। इसमें हम ग्लूकोज का भी एक क्वेश्चन डाले हुए हैं, अभी आपको आगे मिलने वाला है, ठीक है। तो चीनी का सूत्र क्या हो जाएगा? C12H22O11। आइए अगला क्वेश्चन है, कार्बोनिल समूह में किसके द्वारा सूचित किया जाता है? जी हाँ, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। कार्बोनिल समूह किसके द्वारा किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, COOH, ठीक है। ये कार्बोनिल समूह होता है। आइए अगला क्वेश्चन है, सबसे कठोरतम तत्व कौन सा होता है? सबसे कठोरतम तत्व। जी हाँ, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये रेलवे में एग्जाम आता है, जितने भी क्वेश्चन होते हैं प्रीवियस ईयर के सभी में आ जाते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। हीरा क्या होता है? सबसे कठोरतम तत्व होता है, ठीक है। ये कार्बन का क्या है? अपरूप है। ये कार्बन का क्या है? अपरूप है। कार्बन के 3 अपरूप पाए जाते हैं, ठीक है। एक ग्रेफाइट भी होता है। क्या होता है? ग्रेफाइट भी, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन क्या है, इसमें ये देखिए ओस्मियम दिया हुआ है। ओस्मियम ये क्या है? सबसे भारी तत्व। आवर्त सारणी का सबसे भारी तत्व क्या है? ओस्मियम है, ठीक है। सबसे कठोरतम तत्व क्या है? ये हीरा है। प्लेटिनम जो होता है ये आवर्त सारणी का सबसे कठोरतम तत्व भी होता है, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन है, जैव गैस का मुख्य घटक क्या है? जैव गैस का मुख्य घटक क्या होता है? जी हाँ, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो बताइए, जैव गैस यानी कि जो हमारी बायोगैस होती है, इसका मुख्य घटक क्या होता है? मीथेन। क्या होता है? मीथेन। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ब्यूटेन हम आपको बता ही दिए हैं, ये किसका होता है? एलपीजी का, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन क्या है,
वीडियो का आज लास्ट क्वेश्चन है, तो वीडियो को एक बार लाइक और सब्सक्राइब आप जरूर कीजिएगा, ठीक है, और बेल आइकन को दबाने ना भूलिए। हम आपके लिए रोज डेली आपको साइंस के क्वेश्चन और मैथ के भी क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन लाने वाले हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ से पढ़ के आप अपना 20 नंबर सेफ स्कोर कर सकते हैं, और आपको 80% लाने से फिर कोई नहीं रोक सकता। अच्छा स्कोर पाने के लिए आपको ये करना ही होगा, इसको आप नकार नहीं सकते, ठीक है। तो बताइए, वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है क्या है, ग्लूकोज में कार्बन के कितने अणु होते हैं? तो आपको पता है ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, C6H12O6। तो कार्बन के कितने अणु हो गए, 6। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। एक बार वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।